साड़ी के तो hello student, welcome to NJS online platform. Now solution of 12th JE solution. Question number 1. 200 ml of 0.6 normal sulfuric acid and 100 ml of 0.3 normal HCl are mixed. The acidic normality of resultant solution. तो इसमें दो एसिड हो गए, एक एसिड कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और सेकंड गिवन है HCl. दोनों को मिक्स किया हुआ है और हमको पूछा है कि दोनों को मिक्स करने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मलिटी कितनी होगी, राइट. तो इसमें हमको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मिक्सिंग ऑफ एसिड का कंसेप्ट इसमें यूज करेंगे. तो मिक्सिंग ऑफ टू एसिड, तो फॉर्मूला आएगा N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3 आएगा, राइट. इसमें हमको क्या पूछा हुआ है कि जो दोनों एसिड को मिक्स करने के बाद, दोनों एसिड में एक एसिड कौन सा है, HCl है, और दूसरा H2SO4. इसको कंसीडर करो H2SO4, इसको कंसीडर करो HCl. तो दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मलिटी कितनी होगी वो हमको फाइंड आउट करना है, राइट. तो पहले इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें. तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए कितनी आएगी वैल्यू, नॉर्मलिटी इसमें होगी 200 ml, वॉल्यूम होगा 0.6 नॉर्मल होगा, और सेकंड के लिए वॉल्यूम होगा 100 ml मल्टीप्लाई बाय नॉर्मलिटी होगी 0.3 नॉर्मल. पर N3 हमको फाइंड आउट करना है. तो V3 नीचे आएगा, तो V3 में आएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो इधर होगा V1 प्लस V2 करेंगे. तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो कितना आंसर होगा, इधर होगा 120 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 150, सॉरी इधर होगा 30 आंसर होगा. 100 मल्टीप्लाई 0.3 करेंगे तो इसका आंसर होगा 30. दोनों का नीचे सम करेंगे तो कितना आएगा, दोनों का आएगा 200 प्लस 100, इधर आएगा N3, तो इसका आंसर होगा 150 डिवाइडेड बाय 300, इधर आएगी हमारी N3. इसको बोलेंगे मिक्सचर ऑफ एसिड की नॉर्मलिटी आ जाएगी. तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आ जाएगी, 1/2. ये आ गई हमारी नॉर्मलिटी आ गई. कितना आंसर होगा नॉर्मलिटी का, 0.5 नॉर्मल, राइट. दोनों एसिड को मिक्स किया तो जो फाइनल मिक्सचर बनेगा उसकी नॉर्मलिटी होगी 0.5 आएगी, सॉरी 0.5. तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा ए. अब क्वेश्चन नंबर 2. सेकंड क्वेश्चन में हमको पूछा है द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 100 ml ऑफ विच द कंटेन 4 ग्राम ऑफ NaOH. तो इसमें हमको पूछे नॉर्मलिटी पूछी हुई है, तो उसकी फॉर्मूला पुट करेंगे. नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये ml में होगा तो इधर 1000 में आएगा, और ऊपर आएगा n फैक्टर नॉर्मलिटी इसलिए, राइट. और हमको बताइए कि चैप्टर में सॉलिड के लिए नंबर यूज करते हैं 2 और सॉल्वेंट के लिए नंबर आता है 1, राइट. इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो सॉलिड के फॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका मास गिवन है 4 ग्राम, तो ऊपर होगा 4, और n फैक्टर में NaOH के लिए n फैक्टर आता है 1, राइट. इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 ml में, इसलिए मॉलिक्यूलर मास NaOH का आएगा 40 आएगा, 40 आएगा, तो इधर पुट करेंगे 40, वॉल्यूम होगा 100 ml. तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर इसमें आना चाहिए 1. ये आ गया भाई, नॉर्मलिटी आ गई, आंसर होगा हमारा सी. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या पूछा हुआ है, सब कुछ पूछा हुआ है इसमें. देखो मोलारिटी पूछी हुई है, उसके बाद नॉर्मलिटी और मोलालिटी, 3 कंसेप्ट साथ में पूछे हुए हमको. और किसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हमको गिवन है Al2SO4 थ्राइस, राइट.
गिवन में क्या है एग्जाम्पल में गिवन हमको Al ट्वाइस SO4 थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्ट है। डेंसिटी इसकी गिवन है हमको D इज इक्वल टू 1.253 ग्राम पर ml। डेंसिटी की वैल्यू गिवन है हमको, राइट। और दूसरा दिया 22% मास दिया हुआ है। डेट मीन्स व्हाट, परसेंटेज ऑफ मास टू मास वो कितना दिया हुआ है, 22% दिया हुआ है। डेट मीन्स व्हाट, 22 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्ट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो ये क्या गिवन है हमको, 22 ग्राम गिवन है मास टू मास। ओके, तो इसमें हमको क्या पूछा हुआ है, पहले पूछी नॉर्मालिटी, पहले पूछी मोलारिटी, फिर पूछा है नॉर्मालिटी और फिर पूछा है मोलारिटी। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे मोलारिटी। और एल्यूमिनियम सल्फेट का कितना आएगा मोलिकुलर मास, 78 का कितना आएगा हमको निकालना पड़ेगा। इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट में मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा, वो इधर पुट करेंगे तो उसके हिसाब से आंसर आना चाहिए। तो मोलारिटी का पहले फॉर्मूला होगा, मोलारिटी का फॉर्मूला और परसेंटेज गिवन है इसमें हमको। इसके डायरेक्ट भी फॉर्मूला एक है, परसेंटेज ऑफ मास टू मास मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू डेंसिटी, नीचे आएगा मोलिकुलर मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो मास टू मास इसमें कितना गिवन है 22, राइट। इसको थोड़ा अलग कर दो और इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो ऊपर आएगा 22 मल्टीप्लाई बाई इसमें होगा 10, डेंसिटी गिवन है 1.253 और इसका मोलिकुलर मास हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो इधर गिवन नहीं है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का कितना आ रहा है मोलिकुलर मास, वो एक मिनट कैलकुलेट करना पड़ेगा। वन मिनट। एल्यूमिनियम का होगा 27 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे इसमें और सल्फर का 32 और उसका 16 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट। इसका आता है 342 समथिंग आता है, 342, राइट। इतना आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें इसकी वैल्यू पुट किया ना तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, इसका आंसर आ रहा है 0.805 मोलर। ये आ गया हमारी मोलारिटी, राइट। सेकंड में क्या फाइंड आउट करनी है, तो ह्यूमिडिटी फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। इसमें ओके, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे ना तो इसमें क्या आएगा हमारा आंसर, इसमें होगा मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर आएगा। मोलारिटी इसमें आई हमारी 0.805 आया और इसमें हमको फाइंड आउट करना है एन फैक्टर। तो एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए कितना आएगा एन फैक्टर, उसको आयोनाइज करना पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम सल्फेट को हम लोग आयोनाइज करेंगे तो क्या फॉर्म होगा इसमें, Al ट्वाइस SO4 थ्राइस है ना, उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो इसमें फॉर्म करेगा एल्यूमिनियम आएंगे 2 और सल्फेट आएंगे 3। इसमें होगा 2Al+3 आएगा और साथ में होगा 3SO4-2, राइट। तो इसमें एन फैक्टर फाइंड आउट करना, सॉल्ट है तो जितना प्लस चार्ज होगा जितना माइनस चार्ज होगा उसको बोलेंगे एन फैक्टर। तो एल्यूमिनियम में कितना है +3 चार्ज है ना और 2 एल्यूमिनियम, इसमें एन फैक्टर आएगा 6, इसमें भी एन फैक्टर आएगा 6। तो एन फैक्टर की वैल्यू इसमें आएगी 6। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितना आंसर आना चाहिए, हमारे का आंसर आएगा इसमें 4.83 नॉर्मल आएगा। ये आ गया हमारी नॉर्मलिटी, सेकंड आंसर भी आ गया। और लास्ट हमको इसमें फाइंड आउट करना है मोलालिटी। मोलालिटी की फॉर्मूला थी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट था, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट नीचे था मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन 2000।
तो कितना था गिवन मास, इसमें गिवन मास हमको दिया था 22 ग्राम था ना, 22 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो इधर होगा 22। मोलिकुलर मास हमने अभी निकाला, कितना आया था 342 आया था ना, कितना आया था 342, यस 342। और दूसरा था गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो उसको 100 में से माइनस करेंगे क्योंकि ये दिया था हमको 22% मास टू मास था ना, तो 100 में से माइनस करेंगे तो इसमें हमारा आंसर होगा 78 मल्टीप्लाई बाई इधर करेंगे 1000। मोलारिटी का आंसर इसमें आना चाहिए कैलकुलेशन के बाद 0.825 मोलर, ये आ गया मैं मोलालिटी। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ये आएगा, ये आ रहा है देखो, राइट। ये समझ में आया, डेंसिटी गिवन थी, एल्यूमिनियम सल्फेट था, तो एल्यूमिनियम का चार्ज होगा एक का होगा +3, दो होगा तो इसमें आंसर होगा +6 आएगा, एन फैक्टर आ गया 6। और ये हमने फॉर्मूला यूज कर दी, मोलारिटी की फॉर्मूला थी परसेंटेज ऑफ मास टू मास मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। और नॉर्मलिटी को फाइंड आउट करने के लिए मोलारिटी मल्टीप्लाई एन फैक्टर किया, और लास्ट में हमने निकाला मोलारिटी का कंसेप्ट, तो वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दी तो आंसर आ गया हमारा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या पूछा हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसका वेपर प्रेशर कितना गिवन है, पी नॉट होगा ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड को कंसीडर करेंगे एज अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के फॉर्म में, राइट। तो इसमें गिवन क्या है हमको, कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेपर प्रेशर गिवन है, वो प्योर फॉर्म में होगा तो उसका आंसर होगा 143 mmHg आएगा। इसको कंसीडर करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के फॉर्म में होगा। इसमें गिवन है 0.5 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है ना, तो उसको बोलेंगे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बोलेंगे वो कितना है 0.5 ग्राम है, और उसको डिसॉल्व किया हुआ उसका मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है, वो कितना गिवन है 2 नंबर को बोलेंगे सॉल्यूट के लिए, 1 4 होगा सॉल्वेंट के लिए, तो मोलिकुलर मास सॉल्यूट इसके लिए होगा 65 ग्राम पर मोल गिवन है हमको। और उसके बाद हमको वॉल्यूम गिवन है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो इधर होगा वॉल्यूम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 100 ml आ रहा है, राइट। तो इस पे हमको क्या पूछा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा हुआ है, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, तो इसमें हमको फाइंड आउट करना है पी, पी बोले तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और दूसरा हमको गिवन है डेंसिटी, डेंसिटी कितनी गिवन है, डेंसिटी गिवन है हमको CCl4 की 1.58 ग्राम पर सेंटीमीटर की, उसको कंसिडर करेंगे ग्राम पर ml, राइट। तो डेंसिटी गिवन होगा तो इससे आंसर मतलब हो सकता है, डेंसिटी किसकी गिवन है कार्बन टेट्राक्लोराइड की, तो फॉर्मूला कौन सी आएगी, डेंसिटी इज इक्वल टू m/v हो जाएगा। डेंसिटी में होगी 1.58, मास इसमें हमको फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम 100 ml गिवन है इसमें हमको, राइट। इसमें CCl4 का वॉल्यूम कितना गिवन है हमको 100 ml, इसके लिए पुट करेंगे इधर, इधर आएगा 100, तो मास आ जाएगा, मास आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1.58 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 158 ग्राम आ जाएगा। इसको कंसिडर करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको कंसिडर करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। इसमें हमको क्या पूछा है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, तो कंसेप्ट कौन सा आएगा अभी इसमें हमको गिवन क्या है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड किया हुआ है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, दैट मीन्स कंसेप्ट होगा RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्ट सेकंड लॉ, इसमें आएगा RLVP, उसको बोलेंगे राउल्ट सेकंड लॉ। तो उसकी फॉर्मूला कौन सी थी, फॉर्मूला में इधर आया था P नॉट माइनस P, नीचे आएगा P नॉट आएगा, और इधर आएगा x2, उसको एक्सपांड करेंगे कौन सी फॉर्मूला आएगी इसमें, P नॉट कितना है इसमें, P नॉट की वैल्यू कितनी होगी इसमें,
पी नॉट इसमें गिवन कितना है हमको 143 है ना, तो इधर होगा 143 माइनस इसमें होगा पी आएगा 143 माइनस पी, नीचे भी होगा 143 आएगा, इज इक्वल टू x2 के एक्सपांड करेंगे, इसमें आएगा n2 ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर आएगा n2, नीचे आएगा n1, उसको एक्सपांड करेंगे तो इसमें आएगा W2 डिवाइडेड बाय M2 आएगा, और इसको एक्सपांड करेंगे तो इधर आएगा W1 और ऊपर जाएगा M1, राइट। तो इसके हिसाब से कितना आंसर आएगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें W2 कितना गिवन है हमको, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 0.5, राइट। M2 कितना आएगा सॉल्यूट के लिए, वो गिवन है 65 गिवन है हमको, तो इधर होगा 65। W1 कौन सा होगा, W1 होगा मास ऑफ सॉल्वेंट ना, वो कितना आया वो हमको निकालना पड़ेगा। ओके गिवन मास था ना, तो वो तो आ गया, अभी कितना फाइंड आउट किया 158। और CCl4 के लिए मोलिकुलर मास हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, मोलिकुलर मास ऑफ CCl4 वो तो निकालेंगे तो कार्बन का होगा 12, क्लोरीन का 35.5 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो इसका आंसर आई थिंक आएगा 154। कैलकुलेशन के बाद कितना आएगा 154 ग्राम पर मोल, इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो इसका आंसर होगा 154। और इधर कितना होगा, अभी डायरेक्ट इधर से गए, पी कितना आया था, सॉरी ये वाला हमने निकाल दिया था, 143 था, इधर था 143 माइनस पी, नीचे आता था 143, राइट। तो इसको कैलकुलेशन के बाद कितना आंसर होना चाहिए इसका, इसको कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर आएगा 0.0075, राइट, इतना आएगा। और इधर होगा 143 माइनस पी, नीचे आएगा 143, सॉरी नीचे होगा 143, वो ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो इधर होगा 143 माइनस पी इज इक्वल टू 0.0075 मल्टीप्लाई बाय 143, तो इसका कितना आंसर होगा, इसका आंसर होगा 1.0725। और इधर हमको फाइंड आउट करना है 143 माइनस पी, तो पी को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो इधर आएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा 141.93, राइट। ये आई थिंक mmHg में आएगा, mmHg, यस, ये आ गया हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ गया। क्या किया इसमें हमने, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का वो एग्जांपल में दिया हुआ था, हमको फाइंड आउट करना था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो हमने अप्लाई किया राउल्ट सेकंड लॉ, और उसके हिसाब से हमने पहले निकाला मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला, मोलिकुलर मास निकाला, और सॉल्वेंट का गिवन मास निकालने के लिए डेंसिटी गिवन थी हमको, उसके हिसाब से आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट, इसकी वैल्यू पुट की तो आंसर आ गया हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसका आंसर होगा 141.43। डेट मीन्स हमारा आंसर कौन सा होगा, आंसर आएगा हमारा ए आएगा, तो आंसर होगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब इनको गिवन है RLVP, dissolving 71.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज दिस, राइट। इसमें हमको क्या करना है, मोलिकुलर मास पूछा हुआ है, तो इसमें गिवन क्या है, हमको गिवन है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वो कितना है, वो हमको गिवन है P0 माइनस पी बाय P0 को बोले कि RLVP, वो कितनी वैल्यू गिवन है 0.00713, उसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। और इधर हमको गिवन है मास ऑफ सॉलिड, वो कितना है, वो गिवन है 71.5 ग्राम, राइट। और दूसरा गिवन है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो कितना है 1000 ग्राम। इसमें हमको फाइंड आउट करना है मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, M2 फाइंड आउट करना है, और सॉल्वेंट में कोई भी नहीं है तो हमको पता है सॉल्वेंट में वाटर होगा, वाटर का मोलिकुलर मास होगा 18 ग्राम पर मोल, राइट। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, अकॉर्डिंग टू राउल्ट सेकंड लॉ RLVP के कंसेप्ट के हिसाब से फॉर्मूला आता था हमारा
पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू x2 होगा, और x2 को हम लोग एक्सपांड करेंगे तो फॉर्मूला होगा W2 बाय M2 इंटू W1 इंटू M1 आएगा, और इसमें आएगा पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट आएगा। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा इसमें, और आर एस पी की वैल्यू कितनी थी, 0.00713 थी, 713। इसको बोलेगी आर एल वी पी। W2 का कितना आंसर था, W2 गिवन था 71.5, और M1 कितना आ रहा है 1000 ग्राम। M2 हमको फाइंड आउट करना है, और W1 कितना गिवन है, W1 कितना था इसमें, W1 1000 था ना, ये वाला 1000 ही था। M1 कितना था, M1 ओके 18 ग्राम था, M1 में था 18 ग्राम, सॉरी इधर होगा 18, नीचे आएगा 1000, राइट। तो इसको वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, जिसका मास होगा 180। कितना आएगा, 180 ग्राम पर मोल आएगा अकॉर्डिंग टू आर एल वी पी राउल्ट सेकंड लो। हमारा आंसर होगा 180 ग्राम पर मोल। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर कौन सा आ रहा है, इसके हिसाब से डी आ रहा है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। गिवन क्या है इसमें, हमको मोल गिवन है इसमें। द सॉल्यूशन हैज 1 जेम फॉर मोल है, राइट। 1 जेम फॉर मोल ऑफ पेंटेन एंड हेक्सेन, मतलब इसमें क्या दिया हुआ है हमको, मोल दिया हुआ है, मोल ऑफ पेंटेन मतलब P बोलेगे कितना है 1, मोल ऑफ हेक्सेन उसको बोलेगे H कितना है 4, राइट। तो इसमें हमको क्या गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन 20 सेल्सियस पेंटेन का कितना है, इसको बोलेगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर पेंटेन मतलब P होगा ना, तो इसके लिए होगा 440 mmHg आएगा, इधर आएगा 440 mmHg। सेकंड में होगा वेपर प्रेशर ऑफ हेक्सेन, वो कितना गिवन है, प्योर फॉर्म में गिवन है 120 mmHg गिवन है। और इसमें हमको पूछा हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन वो कितना होगा, राइट। तो और हमको किसमें सेट में पूछा है, डाल्टन के हिसाब से उसको वाईपी पूछा है। वेपर फॉर्म में पेंटेन का मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ है, वेपर फॉर्म में पेंटेन का मोल फ्रैक्शन डेट मीन्स वाईपी हमको पूछा हुआ है। पी मतलब पेंटेन, एच मतलब हेक्सेन, एन का मतलब मोल, पी नॉट का मतलब वेपर प्रेशर, वाई का मतलब होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फॉर्म, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमको क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, राइट। तो कितना आएगा, पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन। तो मोल कितने थे, मोल ऑफ पेंटेन बाय मोल ऑफ पेंटेन प्लस मोल ऑफ हेक्सेन। पेंटेन के मोल थे 1 और इसके थे 4, तो आंसर कितना होगा 1/5। इसका आंसर कितना आएगा 1/5 करेंगे तो इसके मोल फ्रैक्शन आएगी 0.2। उसके बाद सेकंड में मोल फ्रैक्शन ऑफ हेक्सेन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए ऊपर कितना आएगा 4, नीचे आएगा 1 + 4, तो इसका आंसर आएगा 0.8, राइट। मोल फ्रैक्शन आ गए। अब एक काम करो, अकॉर्डिंग टू राउल्ट फर्स्ट लॉ टोटल प्रेशर कितना आएगा, इधर होगा PT इज इक्वल टू वॉट, इधर आएगा PA नॉट, मतलब ये पेंटेन के लिए होगा ना, PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू आएगा XB आएगा। वैल्यू पुट कर दो, PA नॉट कितना है 440 है पेंटेन के लिए, 440 मल्टीप्लाई बाय कितना आया 0.2 प्लस सेकंड के लिए 120 इंटू कितना आया 0.8। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर इसमें आएगा 184 mmHg। टोटल प्रेशर आ गया हमारा mmHg के फॉर्म में। इसमें हमने राउल्ट फर्स्ट लॉ को अप्लाई कर दिया। उसका हमको क्या करना है, वेपर फॉर्म में पेंटेन की हमको मोल चाहिए, डेट मीन्स वाईपी निकालना है। तो वाईपी लिए क्या करेंगे, वाईपी के लिए ऊपर आएगा मोल फ्रैक्शन आएगा, सबसे पहले ऊपर आएगा PA आएगा,
इधर आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आएगा, नीचे आएगा टोटल प्रेशर आएगा। तो इसका कितना आया 440 को मल्टीप्लाई करेगी इसको इंटू 0.2, तो पार्शियल प्रेशर जो होगा पेंटेन का आएगा वो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए आंसर होगा 88 और टोटल प्रेशर हमने निकाला 184, तो इसका आंसर होगा 0.478। ये आ गया हमारा वेपर प्रेशर ऑफ पेंटेन इन पेपर फॉर्म। तो आंसर होगा हमारा 0.478 अकॉर्डिंग टू राउल्ट फर्स्ट लॉ। कौन सा उसे अप्लाई किया, इधर हमने राउल्ट फर्स्ट लॉ अप्लाई किया। ये तो उसके हिसाब से हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए, डी होना चाहिए 0.487, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। लोअरिंग पेपर प्रेशर किसका ज्यादा है? लोअरिंग पेपर प्रेशर का मतलब होगा RLVP। उसके लिए फॉर्मूला था P नॉट माइनस P बाय था P नॉट इज इक्वल टू X2 था अकॉर्डिंग टू RLVP। ओके, बट ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी होती है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगी, मतलब गुजराती में उसको बोलेंगे संख्यात्मक गुणधर्म। तो इसके लिए हमको आई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इसमें वन टॉप फैक्टर इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो जितना वन टॉप फैक्टर की वैल्यू ज्यादा उतना RLVP ज्यादा आएगा, राइट। तो जितना वन टॉप फैक्टर की वैल्यू ज्यादा आएगी उतनी RLVP ज्यादा आएगी, राइट। इसमें वही हमको पूछा है कि RLVP किस में ज्यादा होगी, तो जिसका वन टॉप फैक्टर ज्यादा होगा उसमें RLVP ज्यादा होगी। तो RLVP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन टॉप फैक्टर। यूरिया में आएगा वन टॉप फैक्टर आएगा 1, ग्लूकोज में आएगा 1, MgSO4 में आएगा 2 और BaCl2 में आएगा 3। यूरिया इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा भी ग्लूकोज भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। MgSO4 को ब्रेक डाउन करेंगे तो वो फॉर्म करेगा Mg+2 और SO4-2। तो इसके लिए I की वैल्यू आएगी 2 और BaCl2 होगा, उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो फॉर्म करेगा Ba+2 प्लस ट्वाइस Cl-1। तो इसके लिए I की वैल्यू आएगी 3। तो जिसका वन टॉप फैक्टर ज्यादा होगा उसकी RLVP भी ज्यादा होगी, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा डी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। An aqueous solution of glucose was prepared by dissolving 18 gram of glucose in 19 gram of water. The relative lowering vapor pressure कितना आएगा? तो क्या इसमें हमको फाइंड आउट करना है? इसमें हमको फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू RLVP के कंसेप्ट के हिसाब से जाएगी। इसमें गिवन क्या है, गिवन मास ऑफ सॉलिड कितना है, तो 18 ग्राम में मोलिकुलर मास उसका आ जाएगा भाई। सॉलिड के फॉर्म में ग्लूकोज, मोलिकुलर मास होगा 180 ग्राम पर मोल आएगा। दूसरा गिवन है गिवन मास ऑफ वाटर, मतलब उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, वो कितना होगा 19 ग्राम होगा। उसके ऊपर से आ जाएगा M1, उसको बोलेंगे 18 ग्राम पर मोल बोलेंगे, उसको बोलेंगे मोलिकुलर मास ऑफ वाटर भी आ गया, राइट। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, RLVP पूछा और डायरेक्ट क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू RLVP कंसेप्ट P नॉट माइनस P बाय P नॉट इज इक्वल टू X2 होगा और उसको एक्सपांड करेंगे तो ऐसा आएगा W2 बाय M2 इंटू W1 इंटू M1 आएगा। इसके लिए पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा W2 कितना है 18 है, M1 कितना है, M1 है 18, नीचे आएगा मोलिकुलर मास 180 आएगा और W1 कितना आएगा, वो भी आएगा 19 ग्राम। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर होगा इसमें 0.02। ये आ गया हमारा RLVP, इसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा कौन सा आंसर सही होना चाहिए, ए सही होना चाहिए। क्या हमारा आंसर आ रहा है ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 9। विच पेयर इज नॉट आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन कौन सा नहीं होगा? तो सिंपल कंसेप्ट के हिसाब से दोनों पोलर पोलर हो गए तो आइडियल होगा, दोनों नॉन पोलर हो गए तो आइडियल होगा, बट एक पोलर होगा दूसरा नॉन पोलर होगा तो उसको बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें हमको पूछा है आइडियल कौन सा नहीं है, मतलब नॉन आइडियल पूछा हुआ है।
तो थियोरिकल कंसेप्ट के हिसाब से इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड हो गए पोलर पोलर, तो हो गया आइडियल। सेकंड होगा इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड है, वो भी हो गया हमारे आइडियल पोलर पोलर हो गए, वो भी हो गए पोलर पोलर, तो हो गया आइडियल। बेंजीन एंड टोल्यूइन दोनों हो गए नॉन पोलर, तो डेट मीन वो भी हो गया आइडियल। बट लास्ट में जो गिवन है इथाइल आयोडाइड और इथेनॉल, वो पोलर नॉन पोलर हो गए, तो इसको बोलेंगे नॉन आइडियल। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा डी, ये जो हो गए नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गए, राइट। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा दिल्ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। 3 ग्राम of glucose is dissolved in 60 ग्राम of water at 15 सेल्सियस टेम्परेचर। हमको ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें पूछा हुआ है, राइट। और गिवन क्या है, गिवन में W2 है, गिवन मास ऑफ ग्लूकोज वो कितना है, तो 3 ग्राम होगा। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना आता है, 180 आता है, तो इसमें होगा 180 ग्राम पर मोल होगा, क्लियर। और दूसरा इसमें हमको गिवन है 60 ग्राम वाटर है ना, तो उसको बोलेंगे गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे W1। सॉलिड के लिए आएगा 2, सॉल्वेंट के लिए आएगा 1, तो गिवन मास ऑफ वाटर कितना आएगा, तो 60 ग्राम आएगा। और मोलिकुलर मास हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो मोलिकुलर मास वाटर के लिए आएगा 18 ग्राम पर मोल आएगा, राइट। 60 ग्राम वाटर है, 3 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, और टेम्परेचर कितना है, 15 सेल्सियस है, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो 15 सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो 15 प्लस 273, तो आंसर होगा 288 केल्विन होगा, ये टेम्परेचर भी आ गया। और इसमें हमको पूछा है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई पूछा हुआ है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर पाई का फॉर्मूला होगा CRT। सी का मतलब होगा मोलारिटी आएगी, तो इधर होगा MRT, और उसको एक्सपांड करेंगे तो फॉर्मूला बनेगी हमारी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे आएगा मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ml में होगा तो इधर 1000 आएगा, इंटू RT आगे आएगा। W2 की वैल्यू कितनी है, वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो W2 में गिवन है 3 ग्राम, तो ऊपर होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1000, और RT की वैल्यू में R तो कांस्टेंट है ना, तो R की वैल्यू कितनी होती है, R की वैल्यू इसमें आएगी 0.082, और टेम्परेचर कितना है केल्विन में आ रहा है 288 आ रहा है, तो मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का कितना है 180 है। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर ही पूछा हुआ है, तो V कितना आएगा इसमें, V का वॉल्यूम कुछ गिवन है इसमें, वॉल्यूम में डिजोल्व इन 60 ग्राम ऑफ वाटर। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमको पूछा, इसमें हमको पाई की वैल्यू पूछे, वॉल्यूम गिवन होना चाहिए, तो वॉल्यूम कितना आ रहा है इसमें 3 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 60 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 और 50 सेल्सियस टेम्परेचर, राइट। तो इसमें वॉल्यूम कितना लेना पड़ेगा, इसमें वॉल्यूम ml में आएगा इसमें, तो वॉल्यूम में इसमें 60 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर के लिए डेंसिटी आएगी 1, डेंसिटी इज इक्वल टू m/v, डेंसिटी आएगी 1, मास कितना गिवन है 60 है ना, तो V आ जाएगा, V की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आएगा 60, वॉल्यूम आ गया, तो इसमें पुट करेंगे 60, तो इसके हिसाब से हमारा कितना आंसर आ रहा है, पाई की वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद इसमें हमारा आंसर आएगा 6.57 ATM, यह आ गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लियर। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा 6.57 C आंसर होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा है क्वेश्चन में हमको, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा हुआ था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ओके। तो फर्स्ट दिया हमको मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है इसमें, दैट मीन्स इधर हमको गिवन है KF कितना होता है 1.86 वाटर के लिए होता है। क्वेश्चन में हमको पूछा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दैट मीन्स व्हाट, इसमें हमको पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा हुआ है, दैट मीन्स TF पूछा हुआ है इसमें हमको, और TF नॉट तो हम लोग जानते हैं भी, TF नॉट कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट के लिए आता है 0 सेल्सियस होता है,
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अदरवाइज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है 0 सेल्सियस। इसमें हमको पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा हुआ है, और इसमें गिवन क्या है, मोलालिटी गिवन है। एम की वैल्यू इसमें 0.05 है, राइट। तो हमको इसमें टी एफ फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला कौन सी थी, पहले फाइंड आउट करेंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू वॉट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो फॉर्मूला होगा के एफ इंटू एम, और आई तो इसमें आएगा ही नहीं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसलिए। तो इसमें के एफ की वैल्यू कितनी होगी, के एफ आएगा 1.86। मोलालिटी की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.05। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आता है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आएगा 1.86 मतलब 0.05, 0.093 आंसर आता है डेल्टा टी एफ का। ये आ गया हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमको फाइंड आउट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा टी एफ का सेकंड फॉर्मूला कौन सा था, इसमें आता था टी एफ नॉट माइनस आता था टी एफ। दैट मीन्स व्हाट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इधर आएगा 0.093, और टी एफ नॉट तो हमको पता ही होता है 0 सेल्सियस, और हमको फाइंड आउट करना है टी एफ। तो इसकी वैल्यू इधर आएगी तो कितना होगा, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, और प्लस का हो जाएगा माइनस। तो टी एफ का आंसर भी हमारा आएगा -0.093 सेल्सियस। ये आ गया हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और कंसेप्ट के हिसाब से वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आता है वो 0 सेल्सियस। तो इसमें ऐड करेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो ऑलवेज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में आएगा। तो कितना है इसमें आंसर, इसमें हमारा आंसर है -0.093, हमारा आंसर होगा सी। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 12, वन टॉप फैक्टर की वैल्यू इसमें गिवन है 2, राइट। तो चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में वन टॉप फैक्टर की वैल्यू 2 आ रही है। तो फर्स्ट में गिवन है K2SO4। तो K2SO4 को ब्रेक डाउन करेंगे तो फॉर्म करेगा 2K प्लस प्लस SO4 माइनस 2। तो इसमें वन टॉप फैक्टर की वैल्यू आएगी 3, वो तुम्हारा आंसर होगा ही नहीं। तो सेकंड ऑप्शन में NHSO4 है, तो NHSO4 को ब्रेक डाउन करेंगे तो वो फॉर्म करेगा Na प्लस प्लस H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। तो उसमें भी नंबर ऑफ आयंस आएंगे 3। थर्ड ऑप्शन में गिवन है शुगर, शुगर होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो डिसोसिएशन उसका होगा ही नहीं, तो आयरन की वैल्यू उसमें आएगी 1। लास्ट ऑप्शन में गिवन है MgSO4, उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो फॉर्म करेगा Mg प्लस 2 प्लस फॉर्म करेगा SO4 माइनस 2। तो उसमें आएगी वैल्यू आएगी 2, क्योंकि MgSO4 में दो आयन फॉर्म करेंगे Mg प्लस 2 और SO4 माइनस 2। तो उसके हिसाब से हमारे MgSO4 में वन टॉप फैक्टर आ रहा है 2, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा डी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इधर से स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा कौन सा होगा। तो कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग जाएंगे कि इनर्ट सेल रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, राइट। और क्वेश्चन में हमको पूछा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा सी ऑप्शन में ईसेल की वैल्यू ज्यादा आ रही है 1.52 वोल्ट। तो थर्ड ऑप्शन में रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा सी, वो काम करेगा एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में। रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा उतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर ज्यादा, और जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उतना होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। Zn+2/Zn electron is diluted 100 times। तो व्हाट इज द चेंज ऑफ द ईसेल, मतलब हमको डेल्टा ई पूछा हुआ है, चेंज ऑफ ईसेल कितना आएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको दो इक्वेशन फॉर्म करने पड़ेंगे कि इक्वेशन के फॉर्म के हिसाब से डेल्टा ई फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले Zn+2 है ना, तो Zn+2 में ऐसा आएगा, फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में आएगा Zn+2
प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन, तो वो फॉर्म करेगा Zn सॉलिड। तो इस फर्स्ट इक्वेशन के लिए सेल पोटेंशियल कितना आएगा, तो इधर होगा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर आएगा, लेकिन प्रोडक्ट में जिंक है वो सॉलिड में होगा, तो उसके लिए आएगा 1। नीचे आएगा कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 आयन। ये आएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ना इक्वेशन नंबर 2 में उसको डाइल्यूट किया 100 टाइम्स, तो Zn प्लस 2 आयन को 100 टाइम डाइल्यूट करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, इधर उसको बोलेंगे Zn प्लस 2 आयन की कंसंट्रेशन आएगी, Zn प्लस 2 ऊपर आएगा तो नीचे आएगा, तो 100 टाइम डाइल्यूट किया ना इधर हमने, नीचे आएगा 100 आएगा। ये सेकंड इक्वेशन फॉर्म करेगा कि सेकंड इक्वेशन में Zn प्लस 2 आयन को 100 टाइम डाइल्यूट किया तो कंसंट्रेशन आएगी Zn प्लस 2 डिवाइडेड बाय 100। सेकंड इक्वेशन इसके लिए फॉर्म हो जाएगा, तो इधर आएगा ई डैश आएगा, तो इधर आएगा ई डैश इज इक्वल टू ई नॉट सेल डैश इज इक्वल टू माइनस 0.0591 बाय एन लॉग, ऊपर आएगा 1 ही आएगा, बट नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा Zn प्लस 2 आयन की कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय नीचे 100 आएगा। ये इक्वेशन फॉर्म हुआ सेकंड इक्वेशन हमारा, राइट। तो सेकंड इक्वेशन और जो फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो डेल्टा ई आ जाएगा। तो डेल्टा ई फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा ई इज इक्वल टू व्हाट, इसमें आएगा ई डैश माइनस आएगा ई, और ई डैश की वैल्यूज में पुट करेंगे तो इसमें आएगा माइनस ये ई नॉट से कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसके हिसाब से डायरेक्ट हम लोग जाएंगे तो इसमें आएगा 0.0591 बाय 2 आएगा इसमें, और लॉग 1 और नीचे आएगा कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 100 आएगा, माइनस इसेल के लिए सेम कंसेप्ट 0.0591 बाई 2 लॉग फर्स्ट इक्वेशन में जो इधर आया था 1 डिवाइडेड बाय Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन, राइट। इसकी वैल्यू पुट कर दी, इक्वेशन 2/1 किया इसमें हमने। अभी जो इसमें जो कॉमन चीज है वो बाहर निकाल देंगे, तो इसमें आएगा कॉमन निकालने के बाद इसमें आएगा, कॉमन में क्या आएगा, तो कॉमन में निकलेगा माइनस 0.0591, नीचे आएगा 2, तो उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो क्या होगा, इसमें होगा log 1, नीचे होगा Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन और नीचे होगा 100 माइनस log 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 आएगा। ये Zn प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसके हिसाब से क्या बचेगा, इसमें बचेगा माइनस 0.0591 बाई 2, और इसमें रिमेनिंग पोर्शन में आएगा log 100 आएगा, और 100 log की वैल्यू होती है 2, इसे पुट करेंगे माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 और log 10 का आंसर होगा 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगी। तो कितना आंसर है हमारा, इसमें आंसर होगा माइनस 0.0591, इतना पोटेंशियल डेल्टा ई का चेंजेस आएगा, और ये होगा वोल्ट में। इसको हमको ऑप्शन के हिसाब से जाना होगा तो मिली वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें आएगा 0.0591 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये आंसर हमारा मिली वोल्ट में आएगा माइनस 0.0591 मिली वोल्ट। तो डेट मीन्स ये आया हमारा डेल्टा ई, इतना सेल पोटेंशियल डिक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आंसर इज बी। क्लियर। सॉरी, इसको 1000 डिवाइड कितना आएगा, 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इधर 59 आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद इधर आएगा माइनस 59 मिली वोल्ट में हमारा आंसर होगा। क्लियर। उसके हिसाब से हमारा आंसर हो क्या किया, इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म की और सेकंड में 100 टाइम डाइल्यूट किया वो इक्वेशन फॉर्म की, फिर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, कॉमन में निकला 0.0591 बाई 2, तो उसके हिसाब से अंदर बचा log 10, log 100 बचा, उसकी वैल्यू आई 2, इसमें पुट कर दी हमने, और उसके बाद जो आंसर है उसको मिली में कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई 1000 के साथ, तो हमारा आंसर होगा माइनस 59 मिलीवाट। वो डिक्रीज करेगा, माइनस का सिंबल होता है वो माइनस में जाएगा, डेट मींस वो डिक्रीज करेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डीप इनटू द टू सॉल्यूशन, पीएच की वैल्यू 3 और पीएच की वैल्यू 6 है,
तो ई सेल कितना आएगा। हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड को हमने डीप किया, एक सॉल्यूशन कौन सा था, पीएच की वैल्यू उसमें आती थी 3 और सेकंड में पीएच की वैल्यू आती थी 6। तो डीप किया इसमें हमने, तो फर्स्ट में पीएच की वैल्यू 3 और सेकंड में आई 6, राइट। तो दोनों के लिए मुझे इक्वेशन लिखना होगा, तो इसमें कौन सा आएगा, ई सेल इज इक्वल टू, फर्स्ट को कंसीडर करेंगे एनोड और सेकंड को कंसीडर करेंगे कैथोड। फर्स्ट को कंसीडर किया हमने एनोड और सेकंड को कंसीडर किया कैथोड, तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो इसमें क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, हर इक्वेशन के फॉर्म में हो जाएगा। तो इधर आएगा 0.0591, नीचे आएगा n लॉग, कैथोड पर होगा उसी कंसंट्रेशन आएगी, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑन कैथोड, नीचे आएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑन एनोड, राइट। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो इसमें इनवर्ट सेल हाइड्रोजन के लिए हमको पता ही है कि हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा तो उसके लिए इनवर्ट सेल आएगा 0 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की चेंजेस भी इसमें आएंगे 1, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो कितना आएगा, इनवर्ट सेल हो गया 0 और इधर है 0.0591, नीचे इलेक्ट्रॉन का चेंजेस आया 1 लॉग। तो कैथोड पे कितनी है पीएच, कैथोड के पीएच की वैल्यू 6 है ना, तो इसके लिए H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी आएगी, 10 की पावर आएगी 6। पीएच की वैल्यू 6 होगा तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आएगी 10 टू पावर -6 और पीएच की वैल्यू 3 होगी तो इसके लिए H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आएगी 10 टू पावर -3 आएगी, राइट। तो इसके लिए इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। इसमें ई सेल कितना आ सकता है, तो इस सेल में आएगा -0.0591 मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा, -3 होगा, लॉग 10 टू पावर -3, तो आंसर हो जाएगा -3। तो इसमें आएगा -3 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका फाइनल आंसर होगा 0.177 वोल्ट, माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, तो ये सेल आया हमारा प्लस 0.177 वोल्ट, उसके हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए ए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इस सेल पूछा है इसमें हमको, इनॉट सेल पूछा है, सॉरी स्टैंडर्ड पोटेंशियल पूछा है हमको। तो इनॉट सेल के लिए क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल Zm+2 Zn है और Ag+1 Ag है, तो जिंक कहाँ पर आएगा, जिंक आएगा एनोड के ऊपर और सिल्वर आएगा कैथोड पर, सिल्वर कैथोड पे और जिंक आएगा एनोड पे। तो इनॉट सेल हमको फाइंड आउट करना है, तो इनॉट सेल इज इक्वल टू क्या लिखते थे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए। तो इसमें कैथोड पे कौन है, सिल्वर आ रहा है, तो सिल्वर के लिए कितनी वैल्यू होगी, सॉरी इसमें कैथोड एनोड पे जिंक एज अ कैथोड, सिल्वर एज अ एनोड, राइट। तो इसके लिए कितनी वैल्यू होगी, माइनस में आंसर है, तो इसके लिए हमको पुट करेंगे 1 मिनट, तो इसके लिए Zm+2 Zn और Ag+1 इक्वेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, 1 मिनट, हाँ इधर आई थिंक कैथोड आएगा, तो इधर आएगा एनोड, जिंक कैथोड पर जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा वो कैथोड पर जाएगा, तो इधर जाएगा कैथोड पे और ये आएगा एनोड पे, तो इधर कितनी वैल्यू होगी, इधर आएगा 0.799 माइनस 0.763, राइट। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका हमारा आंसर होगा 1.562 वोल्ट, ये आ गया हमारा इनवर्ट सेल, ये आ गया हमारा इनवर्ट सेल, ई राइट मैंने सेट किया। तो कैथोड पे आएगा सिल्वर और एनोड पे आएगा जिंक, राइट। मैंने आगे सही लिखा था, इधर कैथोड पे आएगा एनोड पे आएगा जिंक, कैथोड पे आएगा सिल्वर, राइट, ये सही था। इधर क्या आएगा, एनोड पे आएगा जिंक, कैथोड पे आएगा सिल्वर, राइट। तो कैथोड पे कितना था सिल्वर के लिए वैल्यू, सिल्वर के लिए वैल्यू थी 0.79 वोल्ट, ये जिंक के लिए थी और ये सिल्वर के लिए थी। तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड किया, तो इधर कैथोड में कौन सा आ रहा था, तो सिल्वर आ रहा था, ओके। तो इसके लिए कितनी वैल्यू आई, ओके, इसका आंसर होगा 1.562 वोल्ट, क्लियर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 70, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, पीरियडिक टेबल के क्वेश्चन इधर से स्टार्ट हो गए। रेडियस पूछा है हमको, रेडियस किसकी ज्यादा होगी? सेकंड पीरियड की एलिमेंट है, तो सेकंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे। इधर था लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, साइज डिक्रीज करेगा। पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करेगा, तो सबसे ज्यादा किसकी साइज होगी? एल की ज्यादा होगी, राइट। तो उसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा? रेडियस के हिसाब से एटॉमिक रेडियस पूछा हुआ है। तो सबसे पहले एलिमेंट कौन सा है? बी है इसमें, तो बी पहले आएगा। उसके बाद कौन सा है? कार्बन। उसके बाद कौन सा है? फ्लोरीन। उसके बाद कौन है? नियॉन। इसमें एटॉमिक रेडियस पूछा हुआ है, तो सबसे पहले होगा बेरिलियम, उसके बाद होगा कार्बन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद होगा नियॉन। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर आ रहा है सी आना चाहिए। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करेगा, और एटॉमिक पूछा है तो 18 वाला लास्ट में ही आएगा। और इसमें वांडरवाल्स पूछा होता तो 18 वाले एलिमेंट आगे आते। इसमें एटॉमिक रेडियस पूछा हुआ है तो फर्स्ट वाला मतलब पहले आएगा बेरिलियम, फिर कार्बन, फ्लोरीन और नियॉन। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करेगा। क्लियर की बात कर रहे हैं? क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 18, आईपी की वैल्यू पूछी इसमें हमको। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछा है बेरिलियम, और दूसरा है बोरॉन। इधर है बी और इधर है बोरॉन। तो जनरली कंसेप्ट के हिसाब से लेफ्ट टू राइट जाएंगे, साइज डिक्रीज करेगा तो आईपी इंक्रीज करेगा। अप टू डाउन साइज इंक्रीज करेगा तो आईपी की वैल्यू डिक्रीज करेगा। बट इसमें जनरली कंसेप्ट के हिसाब से बोरॉन की आईपी की वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए, बिकॉज लेफ्ट टू राइट जाते थे। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करेगा तो आईपी इंक्रीज होना चाहिए, तो इसके हिसाब से बोरॉन में ज़्यादा आनी चाहिए। पर सेकंड कंसेप्ट आता था स्टेबिलिटी का। बेरिलियम में आता है 1s2 2s2 आता है, और बोरॉन में आता है 1s2 2s2 और लास्ट में आएगा 2p1 आएगा। तो बेरिलियम में लास्ट में कौन सा आया? तो 2s2 आया, और बोरॉन में कौन सा आया? तो 2p1 आया। तो बेरिलियम ज़्यादा स्टेबल होगा, फुल्ली फिल्डेड है। फुल्ली फिल्डेड होगा तो मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा तो आईपी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। एज कम्पेयर टू बोरॉन, बेरिलियम इज मोर स्टेबल, that means beryllium having a high first ionization potential as compared to boron। तो इसके हिसाब से बेरिलियम में आईपी की वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग इसमें बेरिलियम का 9.32 और बोरॉन का 8.29, तो हमारा आंसर होगा डी। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 19, the first for ionization enthalpy I1 I2 I3 and I4 ये गिवन है वैल्यू। इसको बोलेंगे I1 फर्स्ट आयोनाइजेशन, इसको बोलेंगे I2, इसको बोलेंगे I3 और इसको बोलेंगे I4। इसमें हमको पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो सिंपल, इधर जहां पे जंप आता है ना, जहां पर आईपी का जंप आएगा उसके के आगे के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको कंसीडर करेंगे एज अ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो जंप पर पे आ रहा है ना, तो उसके आगे कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे 3, 1 2 एंड 3। दैट मीन्स इसमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हो गए 3, राइट। तो जहां पर आईपी में जंप आ रहा है उसके अगले जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबको एज अ कंसीडर करेंगे एज अ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। इसमें आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में आएंगे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी? राइट। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कंसेप्ट में आता था 17 ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती थी। तो ग्रुप नंबर 17 में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा थी। उसके बाद आता था ग्रुप नंबर 16, उसके बाद आता था ग्रुप नंबर 14 और लास्ट में आता था ग्रुप नंबर 15, राइट। ये आता था ग्रुप नंबर 15। तो 17 ग्रुप में आता है NH2NP5, उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में 17 ग्रुप की सबसे ज्यादा होती है।
और जनरल कंसेप्ट के हिसाब से अप टू डाउन ये डिक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज करेगा। तो 17 ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू फ्लोरीन में ज़्यादा आनी चाहिए, फिर भी क्लोरीन में ज़्यादा आती है, पर इसमें ऑप्शन में क्लोरीन तो है ही नहीं। तो उसके हिसाब से 17 ग्रुप वाला एक ही एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो फ्लोरीन, तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो हमारा आंसर होगा ए। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 को पूछा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू गिवन है एक्स वाई जेड के लिए, तो इसमें एलिमेंट कौन से होंगे। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसको बोलेंगे ईए। तो 17 ग्रुप में ज़्यादा होता है और अप टू डाउन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो डिक्रीज करेगा। पर इसमें एक एक्सेप्शन कौन सा आता था कि फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, फ्लोरीन पहले, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और लास्ट में आना चाहिए आयोडीन। तो उसके हिसाब से फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, बट इसमें एक एक्सेप्शनल केस था। वो कौन सा केस था कि जनरली सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट है उसकी साइज कम होगी, जितनी साइज कम होगी उतना उसमें मतलब सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट है उसकी साइज कम होगी, तो उसमें रिपल्जन ज़्यादा होगा। थर्ड पीरियड में साइज ज़्यादा होती है तो उसमें रिपल्जन वो डिक्रीज करेगा। इसलिए सेकंड पीरियड की कंपैरिजन में थर्ड पीरियड में ईए की वैल्यू ज़्यादा होती थी, तो पहले आएगा क्लोरीन और फिर आएगा फ्लोरीन। ये इसका ऑर्डर था, इंपॉर्टेंट ऑर्डर था। इसमें क्लोरीन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी और इधर कितनी वैल्यू गिवन है -349, और फ्लोरीन में गिवन है -333, और आयोडीन में, ब्रोमीन में गिवन है -325। तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, तो इसके हिसाब से पहले आना चाहिए क्लोरीन, उसके बाद आना चाहिए फ्लोरीन, उसके बाद आएगा ब्रोमीन, तो हमारा आंसर होगा बी। क्लियर। नेगेटिव सिंबल का मतलब होगा वो रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक, मतलब वो एनर्जी को रिलीज करेगा, इसलिए उसमें माइनस में आंसर आ रहा है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्या पूछा इसमें हमको, लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ईएन की वैल्यू किसमें सबसे कम होगी। तो जनरली कंसेप्ट के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 में कौन सा आता है, ग्रुप नंबर 1 में आएगा हेलिना की रब से फरियाद आती थी इसमें। और इसके हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कंसेप्ट में मेटालिक प्रॉपर्टी जितनी ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम आएगी। राइट। ऑप्शन के हिसाब से एल इधर आ रहा है, तो हेलिना की रब से फरियाद कि उसके हिसाब से इसको कंसिडर करेंगे ग्रुप नंबर 1, वो होगी अल्कली मेटल, और उसको बोलेंगे अल्कली मेटल बोलेंगे। और मेटल होगा ना तो उसकी क्या होगा, इलेक्ट्रो मतलब उसकी मेटल फॉर्म में है ना, तो मेटल जितना ज़्यादा होगा उतनी ईएन की वैल्यू कम होगी। मेटल को क्या बोलते हैं जनरली, मेटल क्या करेगा, फॉर्स करेगा इलेक्ट्रॉन को, और ईएन का मतलब होता है अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो जितनी मेटालिक प्रॉपर्टी ज़्यादा उतनी ईएन कम होगी, तो उसके हिसाब से एल ग्रुप नंबर 1 में आ रहा है, और 1 वाले एलिमेंट थे कौन से थे, अल्कली मेटल थे। उसके हिसाब से एल में ईएन की वैल्यू सबसे कम आएगी, तो आंसर होगा हमारा ए। क्योंकि सीएल है, सीएल होता है नॉन मेटल, और फ्लोरीन भी नॉन मेटल होता है, तो उसकी ईएन ज़्यादा होती है। नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी जितनी ज़्यादा उतनी ईएन ज़्यादा, और मेटालिक प्रॉपर्टी जितनी ज़्यादा उतनी ईएन कम। और कंपेयर टू एल और एफ एल में मेटालिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। मोल पूछा हो इसमें हमको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्जेलेट। राइट। तो फेरस ऑक्जेलेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए KMnO4 के कितने मोल चाहिए। ओके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले Fe का ऑक्सीडेशन होगा, तो Fe किसमें जाएगा, Fe का ऑक्सीडेशन इधर गिवन है फेरस ऑक्जेलेट, तो फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो फॉर्म करेगा फेरिक आयन। तो इलेक्ट्रॉन का चेंजेस इसमें आया, एक का चेंज आया। सेकंड होगा ऑक्जेलेट आयन, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो फॉर्म करेगा CO2। तो ऑक्जेलेट आयन में C2O4 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, इसमें आएगा +6 आएगा, और इसमें आएगा +4 आएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का चेंजेस आया, ट्वाइस इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, तो इसमें चेंज आया ट्वाइस इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इसमें जो इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना आ रहा है,
फेरस जा रहा है फेरिक में, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है 1, और इसमें ऑक्सीलेट जा रहा है वो CO2 में, तो इधर चेंजेस आ रहा है 2 का। तो टोटल इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज इसमें 3 आ रहा है, 2 + 1, तो आंसर आएगा 3, राइट। और सेकंड थिंग्स, उसके बाद KMnO4 है ना, तो KMnO4 है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो KMnO4 दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद का क्या करेगा, तो मतलब खुद का वो रिडक्शन करेगा ना, तो खुद का रिडक्शन में मीडियम एसिडिक है, तो हो जाएगा +7 में था और +2 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन चेंज कितना आ रहा है, 5 का आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा 5 का। मीडियम एसिडिक है ना, तो मीडियम एसिडिक में KMnO4 में इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है 5 का, और ऊपर 3 का चेंज आया, तो उसको क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्जेलेट। तो इसमें हमको फेरस ऑक्जेलेट जब ऑक्सीडाइज हुआ तब इलेक्ट्रॉन का चेंज आया 3 का, और KMnO4 में 5 का चेंज आया, तो इसमें 3/5 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा कि कितने मोल चाहिए, तो 3/5 करेंगे, क्योंकि फेरस ऑक्सीडेट के कितने मोल थे, वो 23 मोल थे, और पोटेशियम परमैंगनेट के 5 मोल थे, तो 3/5 करेंगे तो हमारा आंसर होगा 0.6। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर आ रहा है ए। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। में हमको पूछा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिडक्शन ऑफ Cr2O7-2 इन एसिडिक मीडियम टू Cr+3। तो Cr2O7 है, Cr2O7-2 वो किसमें जा रहा है, 1 मिनट, Cr2O7-2 एसिडिक मीडियम में काम करेगा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में, तो Cr2O7-2 एसिडिक मीडियम होगा, तो दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा, तो हो जाएगा +3 में। और इधर क्रोमियम कितने 2 है, तो इधर भी क्रोमियम आने चाहिए 2, राइट। तो इसमें कितना चेंज आएगा, एसिडिक मीडियम की बात करें तो इसमें एक में कितना आ रहा है, इसका चेंज होगा +3 होगा, सॉरी Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +6, और इसमें होगा +3 होगा, राइट। तो इसमें क्रोमियम 2 है ना, तो क्रोमियम के एक के ऊपर चार्ज है +6, और क्रोमियम 2 है, तो इसमें कितना आएगा, इसमें आंसर होगा +12। और एक क्रोमियम पे कितना चार्ज है, +3, और इसमें क्रोमियम 2 है, तो कितना चार्ज होगा, +6 आएगा। तो एक में आया +12 और दूसरे में आया +6, इसमें चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज इसमें आ रहा है, वो मतलब वो 6 का आ रहा है, 12 - 6, आंसर होगा 6 हमारा। डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, उसको बोलेगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और खुद का रिडक्शन करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा 12 - 6, डेट मीन्स आंसर होगा हमारा 6। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन 25 रेडॉक्स का क्वेश्चन है, और इसमें हमको बैलेंसिंग पूछा हुआ है, तो 4 स्टेप में उसको फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट करेंगे OAR, सेकंड में उसको वो बैलेंस करेंगे, और थर्ड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन और चार्ज के अलावा सबको बैलेंस करेंगे। लास्ट स्टेप में बैलेंस करेंगे चार्ज, उसके बाद हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो उसके हिसाब से ये इक्वेशन को 4 स्टेप में बैलेंस करेंगे, तो फाइनल इक्वेशन हमारा कौन सा आएगा इसमें, तो फाइनल इक्वेशन हमारा आएगा 2MnO4 - 1 प्लस 5C2O4 - 2 प्लस 16H+. It gives 2Mn+2 प्लस 10CO2 प्लस 8H2O। 4 स्टेप में इसको फॉलो करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा हमारा। तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा आंसर होगा, स्टोकियोमेट्री पूछा हुआ है, KMnO4 में कौन सा आ रहा है, KMnO4 आंसर आ रहा है 2 आ रहा है, ऑक्सीडेट में आ रहा है 5 आ रहा है, और H+ में वो 16 आ रहा है। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा 2, 5, 16, आंसर होगा हमारा ए, राइट, 2, 5, 16। ये बैलेंस हो गया हमारा इक्वेशन। ओके, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।